गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं चारकोप सेक्टर 1 मनपा हिंदी माध्यमिक शाला से वसुंधरा नरेंद्र पासी हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यापार, उद्योग और व्यापार। तो सबसे पहले, इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा कि लेसन में क्या है। तब तक हम कुछ रिमाइंड कर लेते हैं कि क्या क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हमने पिछले लेसन में पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोग उद्योग क्या है इसकी पृष्ठभूमि जानने वाले हैं। किसी विशेष क्षेत्र में या किसी बड़े स्थान पर भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन से सेवा प्रदान करने के मानवीय कर्म को उद्योग या इंडस्ट्री कहते हैं। बड़े बड़े उद्योगों के कारण उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादक सस्ते दामों पर प्राप्त होते हैं, जिससे लोगों का रहन सहन के स्तर में सुधार होता है और जीवन सुविधाजनक होता चला जाता है। तो ये उद्योग क्या होता है बच्चों? तो उद्योग ऐसा है कि जो भी चीजें निर्माण की जाती है वो बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण की जाती है। उद्योग में जो बड़े पैमाने में उत्पादन की जाती है या निर्माण की जाती है, तो उसका उपयोग भी बहुत सारे लोग एक साथ में कर सकते हैं। तो वो एक तरह से हमारे विकास के लिए, ताकि बहुत सारे लोग उसमें जुड़ सके, बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके, और इसी उद्देश्य से उद्योग को शुरू किया गया था, ताकि बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा सके। तो अब हम देखेंगे कि उद्योग और व्यापार ये है क्या, इसकी शुरुआत कैसे की गई थी। तो भारतीय उद्योग का इतिहास, इसकी शुरुआत सबसे पहले जब हमने आजादी प्राप्त की थी उसके बाद से ही शुरू किया गया था। क्योंकि भारत ये औद्योगिक राष्ट्र नहीं है, ये विकसनशील राष्ट्र है, अभी भी यहाँ पे विकास हो रहे हैं। तो इसी वजह से, और हमारे यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए। और भारत का जो अर्थव्यवस्था है ये पूरी तरह से किसके ऊपर निर्भर थी? कृषि के ऊपर। और आज भी लगभग 70% लोग कृषि से ही जुड़े हुए हैं। इसलिए भारत में 19वीं शताब्दी के मध्य में ही उद्योग का शुरुआत की गई। और जब कलकत्ता व मुंबई में यूरोपीय व्यवसायियों या उद्योगों के द्वारा सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना भी 19वीं शताब्दी में ही की गई। इसी के साथ साथ जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब उसके बाद से ही औद्योगिक विकास को गति देने के लिए, उसको आधार स्तंभ देने के लिए हमें बहुत जरूरी था कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे भारत को बहुत फायदा हो। इसलिए 1948 में औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। इसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि औद्योगिक क्षेत्र का अधिक विकास करना, क्योंकि हमारे देश उस समय उस हालात में नहीं था कि हम एकदम से विकसित हो पाए। तो हमें धीरे धीरे शुरुआत करनी थी। इसलिए 1948 में औद्योगिक वित्त निगम की शुरुआत की गई। उसका, जैसे कि मैंने बताया, उसका एकमात्र लक्ष्य यही था कि हमें हमें भारत को औद्योगिक क्षेत्र में भी आगे पहुंचाना है। और इसी के साथ साथ 1954 में औद्योगिक विकास निगम की भी स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत औद्योगिक परियोजनाएं जो भी प्लानिंग होती थी उनको दीर्घावधि ऋण मतलब कर उपलब्ध कराया जाता था। यह निगम का उद्देश्य बना। फिर हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से उद्योग उस समय से, मतलब आजादी के बाद से ही अब तक चले आ रहे हैं। सबसे पहले है वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, पटसन उद्योग, हस्तशिल्प, वाहन उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, नमक उद्योग, साइकिल उद्योग और खादी तथा ग्रामोद्योग। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हर एक फील्ड में, हर एक चीज का उद्योग भारत में शुरू किया गया है और भारी मात्रा में चलाया भी जाता है। तो हम बारी बारी एक पढ़ेंगे कि किस तरीके से उद्योग और व्यापार भारत में यह स्थान लेते चला आ रहा है। तो सबसे पहले जो वस्त्र उद्योग है, कपड़े का, तो उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो 1963 में टेक्सटाइल कमेटी बनाई गई, जिसमें वस्त्रोद्योग समिति का एकमात्र कार्य यह था
कि जो कपड़े हैं, जो निर्यात करने के लिए जो कपड़े हैं, उसकी गुणवत्ता किस तरीके से है, किस तरीके से है, अच्छी है, खराब है, इस तरीके से उसको निश्चित करने के लिए ये समिति का गठन किया गया था। तो वस्त्रोद्योग समिति क्या देखती थी कि कपड़े की गुणवत्ता किस प्रकार से है। जैसा कि हम सभी को पता है कि यहाँ वस्त्र हमारे यहाँ पे तैयार किया जाता है, वो या तो हाथों द्वारा तैयार किया जाता है और यंत्रों द्वारा भी तैयार किया जाता है। तो यंत्र करघा उद्योग और हस्त करघा उद्योग का भी हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा चलन है। तो हम देख सकते हैं कि उसी तरह से वस्त्र उद्योग जो ये निगम बनाया गया है, इसमें उसने गुणवत्ता निश्चित करने के हेतु से ही 1963 में वस्त्रोद्योग समिति की गठन किया गया और हमारे देश में कुल वस्त्रोद्योग का योगदान लगभग 14% है। मतलब अगर हम देखेंगे तो हर एक जो भी उद्योग है उसमें से 14% अकेले वस्त्र उद्योग का योगदान रहा है। उसके बाद है रेशम उद्योग। रेशम उद्योग, रेशम का उत्पादन रेशमी कीड़ों द्वारा किया जाता है। तो रेशमी कीड़ों के द्वारा ये बनाया जाता है और इसका कार्य वस्त्रोद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ही चलता है। और साथ ही साथ बेंगलुरु के सेरीबायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी में रेशम के कीड़ों की प्रजातियां, उनको वहां पर उस खेती के लिए ही निर्माण किया जाता है और शहतूत के जो वृक्ष होते हैं उस पर भी अनुसंधान किया जाता है इसी लेबोरेटरी में, जिसका नाम है सेरीबायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी। यह उद्योग प्रमुख रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में भी चलता है। साथ ही साथ ये आदिवासी बहुल राज्यों में भी बहुत किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे फोटो भी देखते जाओ बच्चों की यहाँ पे दिया गया है। देखो रेशम के कीड़े से किस तरीके से रेशमी वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद है पटसन उद्योग। पटसन का उपयोग हम डेली यूज में भी करते हैं, जैसे गोनी हो गया, रस्सी हो गया, बोरा हो गया, इस तरीके से हम उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ चित्र में भी हम देख सकते हैं कि पटसन की खेती किस तरीके से की गई है, किस तरीके से उसको सुखाया जा रहा है और नीचे वाले चित्र में भी हम देख सकते हैं कि उसके अलग अलग किस तरीके से रूप दिए गए हैं ताकि सुंदर सुंदर चीजें बने और उपयोग में लाए और उसी का भारी मात्रा में हम क्या करते हैं, निर्यात भी किया जाता है। तो भारत जो है ये प्रमुख देश है पटसन उत्पादन में और भारत में बड़ी मात्रा में पटसन का निर्यात भी किया जाता है। इस पटसन की मदद से बहुत सारी चीजें भी बनाई जाती है, जैसे कपड़ा हो गया, बोरी हो गई, सुतली हो गई आदि वस्तुएं भी बनाई जाती है। उसी के साथ साथ अब हम देखेंगे हस्तशिल्प। हस्तशिल्प ये हाथों द्वारा कला का प्रदर्शन करना या कुछ चीजें निर्माण करना, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं डलिया है या अन्य जो सजावटी सामान है वो किस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। तो ये जो हस्तशिल्प है वह एक श्रम प्रधान क्षेत्र है, मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ती है। अधिक रोजगार क्षमता है, कम निवेश होता है। कम निवेश मतलब इसमें पैसे की लागत कम लगती है, परंतु यदि जब ये कारगर सिद्ध हो जाता है उसके बाद इसमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है और ये अधिक रोजगार क्षमता है क्योंकि ये हाथों द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें लोगों की मदद ज्यादा लगती है, लोगों का योगदान अधिक लगता है। इस वजह से ये हम बोल सकते हैं कि ये कम निवेश वाला है, अधिक रोजगार क्षमता प्राप्त करता है, मतलब अधिक अधिक लोगों को रोजगार इसमें प्राप्त होता है। और शहरों के साथ साथ ग्रामीण भागों में भी यह बहुत मात्रा में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद होती है। और साथ ही साथ दिल्ली हाट जैसे बाजार प्रणाली और अन्य शहरों जैसे मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, इन ज्यादा शहरों में भी ये काम किए जाते हैं। हस्तशिल्प उद्योग धंधे बहुत अच्छी तरीके से चलाए जाते हैं। फिर है वाहन उद्योग। वाहन उद्योग में भी हम देख सकते हैं कि भारत में भी वाहन उद्योग में प्रमुख देश माना जाता है। भारत से 40 देशों में वाहन निर्यात किए जाते हैं और भारत इसीलिए भारत के बहुत ज्यादा वाहन उद्योग
में इन्वॉल्व है, जुड़ा हुआ है, समावेश है इसका, इसीलिए इसे सनराइज क्षेत्र भी कहा जाता है। और भारत में ट्रैक्टर उद्योग में विश्व का सबसे बड़ा उद्योग हमारे भारत का ही योगदान अधिक है। विश्व के 1/3 ट्रैक्टरों का उत्पादन भारत में होता है। भारत के ट्रैक्टर तुर्किस्तान, मलेशिया, अफ्रीका महाद्वीप, इन सारे देशों में भी उनका निर्यात किया जाता है। तो बच्चों इसमें याद करने वाली एक या दो चीजें हैं। एक तो वाहन उद्योग के चलते भारत को सनराइज क्षेत्र भी कहा जाता है, और विश्व के 1/3 ट्रैक्टर का उत्पादन भी हमारे भारत में ही होता है। फिर उसके बाद है सीमेंट उद्योग। हमें सबको पता है कि भारत विकासशील देश है, इस वजह से हर एक नए दिन कुछ ना कुछ नया निर्माण होता जाता है। तो उस निर्माण के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में भारत में बनने वाले सीमेंट का बहुत ज्यादा योगदान है। इसलिए सीमेंट उद्योग का उपयोग बहुत सारे जगहों पर होता है, जैसे गृह निर्माण में या बुनियादी संरक्षण, कुछ बिल्डिंग बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसमें सीमेंट उद्योग की भूमिका ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। तकनीकी ज्ञान से संबंधित सर्वाधिक प्रगत उद्योगों में यह उद्योग है। मतलब इसमें टेक्निक की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि कुछ भी चीजों का निर्माण करने के लिए वो उसे कितने आकार, प्रकार, किस प्रकार से बनाना है, किस डिजाइन से बनाना है, इसमें तकनीकी का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वर्तमान में भारत विश्व में सीमेंट निर्माण उद्योग में महत्वपूर्ण देश यह बन गया है। उसके बाद है चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग हम सबको पता है कि भारत में बहुत ही ज्यादा भारत से निर्यात किया जाता है चमड़ा। यह भारत निर्याता विमुख उद्योग बना हुआ है चमड़ा उद्योग की वजह से। और जैसे कि हम देख सकते हैं, चमड़े से बहुत सारी चीजों का को बनाया जाता है। जैसे अभी चमड़ों से जूते हो गए, चप्पल हो गए, उस तरीके से एक बड़ा व्यवसाय साबित हुआ है। मुलायम चमड़े से सुशोभित, मतलब सजने धजने वाली चीजें, वस्तुएं हो गई, पर्स हो गया, जैकेट हो गया आदि तैयार करने वाले व्यवसाय हैं। कुएं से इसका अन्य उपयोग ये भी देखा जा सकता है कि कुएं से जो पानी निकालने वाले मोट होते हैं, बैग होते हैं, चमड़े की वस्तुएं से निर्मित करने के भी व्यवसाय संपूर्ण भारत में हमारे चलाए जाते हैं। और भारत में आगरा, कानपुर, कोल्हापुर, चेन्नई, मुंबई आदि बहुत जो बड़े बड़े शहर हैं, उनमें चमड़ों के उद्योग बड़े पैमाने पर चलते हैं। फिर हम देखेंगे अन्य उद्योग कौन सा है, नमक उद्योग, क्योंकि नमक के बिना तो कुछ खाने पीने की चीजों में स्वाद आएगा ही नहीं। हमें पता है कि गांधी जी ने भी नमक जो आंदोलन है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान अपना दिया हुआ है। तो भारत में नमक उद्योग में भी यह बोल सकते हैं हम, प्रमुख देश रहा है। भारत में नमक का वार्षिक उत्पादन बहुत ही ज्यादा है, लगभग 200 लाख टन इसका उत्पादन किया जाता है। और साथ ही साथ आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन भी 1,60,000 टन होता है। फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार खादी और ग्रामोद्योग है। ये खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन, ये बहुत ज्यादा, इसका उद्देश्य यही है कि जो गांव के लोग हैं उन तक पहुंचना, गांव के लोगों तक पहुंचना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें रोजगार देना, इसका एकमात्र लक्ष्य से शुरुआत इसकी की गई थी। तो इसकी शुरुआत 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा इसकी निर्मित हुई थी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जो कि इंग्लिश में है KVIC, खादी और एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, संसद के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य जो सामाजिक उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार देना, मतलब गांव के जितने भी लोग हैं उनको रोजगार देना, ताकि गांव के लोगों को इधर उधर काम की तलाश में भागना ना पड़े और अपने परिवार से दूर न रहना पड़े। फिर दूसरा आर्थिक उद्देश्य यह है कि बेचने योग्य सामग्री प्रदान करना, मतलब
जो चीजें अच्छी होंगी, अच्छी बनी होंगी, अच्छी दिखेंगी, वही बिकेंगी। इस तरीके से आर्थिक उद्देश्य की मदद से बेचने के लिए, जो अगर चीज अच्छी होगी तभी बिकेगी, इस पर भी ध्यान दिया गया। फिर व्यापक उद्देश्य, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और एक सुदृढ़ ग्रामीण सामाजिक भावना का निर्माण करना। मतलब वही है कि लोगों को रोजगार प्रदान करना और उनको आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना ही इस खादी और ग्रामोद्योग का एकमात्र लक्ष्य था। फिर हम देखेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि खादी उद्योग में कौन कौन से अन्य है, जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, मसाले तैयार करना, अगरबत्ती बनाना, दिए या मटके बनाना, जो भी चीजें हैं ये सब हाथों द्वारा तैयार करना। ये हर एक घर घर में या गांव में ये उद्योग चलाए जाते हैं। फिर यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण भाग के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग की आयोग की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य एक ही है कि पारंपरिक उद्योग, हस्त उद्योग और कुटीर उद्योग का विकास हो। मतलब छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का समावेश किया जा सकता है, इसलिए इस पारंपरिक उद्योग को, हस्त उद्योग को, कुटीर उद्योग को एक साथ लाना खादी और ग्रामोद्योग का उद्देश्य था। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं अंत में कृषि उद्योग। कृषि उद्योग क्या है? तो हमें सबको पता है कि कृषि हमारे देश का पारंपरिक पद्धति द्वारा किया गया उद्योग है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो कृषि उद्योग की शुरुआत हुई है। कृषि देश की लगभग 65% आबादी को रोजगार और आजीविका प्रदान करती है। मतलब 65% लोग अभी भी कृषि से ही जुड़े हैं और हम सबको भी जो खाना, दाना, पानी है वो कृषि से ही प्रदान होता है। कृषि पर आधारित उद्योग धंधों में कपास उद्योग, गुड़, खांडसारी, फल, सब्जियां आदि और अन्य जो फसलें हैं, तिलहन है जिससे तेल निकाला जाता है, जूट हो गया जैसा कि हमने पढ़ा था पटसन के बारे में, ये सभी उद्योग जो है वो कृषि उद्योग से ही जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत में अलग अलग तरीके से कृषि की जाती है। कुछ पारंपरिक की जाती है और कुछ आधुनिक पद्धति द्वारा भी कृषि की जा सकती है। हम यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी फसलें हैं, उसी तरह से जुताई, बुआई, ये सब भी अलग अलग तरीकों से, अलग अलग यंत्रों की मदद से भी किया जाता है। और उसी तरह से हम यहाँ सिंचाई के का माध्यम भी देख सकते हैं कि सिंचाई भी किस प्रकार से अलग अलग की जाती है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बौछार सिंचाई, जो ये फाउंटेन के माध्यम से भी हम लोग सिंचाई की जा सकती है, ताकि पानी ये पूरे खेतों में अच्छी तरह से समान रूप से पहुंच जाए। फिर टपक सिंचाई है, ये पाइप के माध्यम से किए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र उसमें उत्पन्न करके खेतों में वो पाइप बिछाए जाते हैं। और पारंपरिक जो पहले के जमाने से हमारे यहाँ पे कृषि की जा रही है, वो बैलों के माध्यम से किए जाते हैं। तो बैलों के माध्यम से, अब तो आधुनिक कृषि होने की वजह से बहुत सारे यंत्रों का उपयोग भी किया जा रहा है। साथ ही साथ भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसका प्रमुख व्यवसाय कृषि होने की वजह से कृषि और उसके ऊपर ही आधारित अन्य कार्यों में गांव यह पूरा जुड़ा होता है। गांव और देहातों में कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय ये अधिक मात्रा में चलाया जाता है, यह चलता है। कृषि के कार्य और कृषि उत्पादन पर लगभग 70% समाज यह निर्भर है। कृषि उद्योग में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान हमारे इतिहास में रहा है। मतलब हमारे यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी कृषि व्यवसाय में जुड़ी हैं। भारत में कृषि व्यवसाय विविध मौसमों के हिसाब से चलता है। मतलब हमारे यहाँ पे हर एक मौसम का अलग फसलें होती है, तिलहन होता है, उसी प्रकार से उसका उत्पादन भी किया जाता है। जिस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि पिछले वाले पिक्चर में हमने देखा कि चावल, मक्का, ग्राउंडनट, दाल, तिलहन,
कॉटन, ये कपास, ये सारे का उत्पादन कृषि के माध्यम से ही किया जाता है। कृषि से ही फलों और साग सब्जियों की बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है और वर्तमान समय में इस प्रक्रिया करने वाले अनेक उद्योग चल रहे हैं। कृषि से ही मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक, सरकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को ऋण दिया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि भारत भारत की जो सरकार है वह भी बहुत मदद करती है ताकि ये कृषि उत्पादन, क्योंकि बहुत सारे लोग हम देख सकते हैं कि आत्महत्या करते हैं किसान लोग, कि उनको मदद नहीं मिलता है या कर्ज नहीं मिलता है। तो अभी समय कुछ बदल रहा है, तो उसी वजह से सरकार भी इसमें हिस्सा ले रही है, अपना योगदान दे रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कृषि व्यवसाय में सरकार से प्राप्त होने वाली कौन कौन सी सहायताएं हैं। जैसे बैंकों द्वारा, मतलब बैंक उनको लोन भी देती है, ऋण देती है, ताकि वह बहुत सारे लोन लेकर अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सके। और साथ ही साथ पंचायत समिति द्वारा कृषि संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरीके से कृषि को और खेती को और बेहतर बनाया जा सकता है। उसमें किस तरीके से नए नए बीज, नए नए खादों का उत्पादन किया जा सकता है, इस पर भी उन सभी को प्रशिक्षण दिया जाता है पंचायत समिति द्वारा। कृषि सैर, किसान सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं जिसमें बहुत सारे किसान एक दूसरे से मिलते हैं, उनसे मदद लेते हैं, सुझाव लेते हैं और अपने कार्य क्षमता को और अधिक कारगर सिद्ध कर पाते हैं। कृषि औजार और बीजों और खादों की आपूर्ति, तो सरकार ने इस पर भी बहुत कार्य किए हैं कि अन्य नए नए उपकरण जो कृषि में आते हैं, मिलते हैं, उसको दिया जाता है या बताया जाता है उनको कि किस तरीके से इसका उपयोग करके और अच्छी तरीके से हम कृषि कर सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा फलोद्यान, नर्सरी, मत्स्य व्यवसाय, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय, भैंस, दुग्ध व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि पशुपालन अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, मवेशी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। व्यवसाय दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि सभी लोग कार्य कर सके। जिला व्यवसाय मार्गदर्शन संस्था की ओर से मार्गदर्शन भी दिया जाता है और साथ ही साथ जो उत्पादित माल है, जो भी चीजें निर्माण की जाती है, उन सभी को रखने के लिए, क्योंकि देखो जो भी किसान उत्पाद रखने के लिए जगह उन्हें चाहिए, तो वो जगह उन्हें कौन प्राप्त कराता है? उन्हें सरकार वेयर हाउस निर्माण करने के लिए भी आर्थिक मदद देती है ताकि वह अपने लिए एक वेयर हाउस, एक गोदाम की तरह खरीद ले और उसमें सभी चीजें जो भी उन्होंने उत्पादित की है, फसलें हो गया, वो क्या कर सके, वो वहां पर रख सके। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कृषि व्यवसाय में भी सरकार अपना योगदान किस प्रकार देती है। फिर यहाँ पे देखो, हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार की नीति किस प्रकार है, किस तरीके से अलग अलग चीजों में जो हमें आप लोगों ने सुना होगा कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं या बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं उसमें मदद करने के लिए पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया है। तो पंचवर्षीय योजना का प्रथम पंचवर्षीय योजना ये 1951 से लेकर 1956 में बनी थी और उसी के साथ साथ इसी तरह हर एक 5 वर्षों के के उपरांत पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया जाता था। तो उसी चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम मेन पढ़ेंगे क्योंकि यह इससे जुड़ा हुआ है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 1969 से 1974 तक रहा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में बनी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण था, मतलब इसकी शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही शुरू कर दिया गया था क्योंकि उसका लक्ष्य क्या था? औद्योगिकरण। भारत में उद्योग धंधे की वजह से औद्योगिकरण को विकास मिली, यह इसका एकमात्र लक्ष्य था।
उसी के बाद जैसे तीसरी, चौथी, पंचवर्षीय योजना में भी इसको समावेश इसका किया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति। मतलब औद्योगिक क्रांति की वजह से, औद्योगिकरण की वजह से लोगों में आत्मनिर्भरता है, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। और साथ ही साथ स्थिरता के साथ विकास लक्ष्य कृषि विकास के गहन और कृषि विकास कार्यक्रम को अपनाया गया। मतलब इस कृषि से जुड़े हुए जितने भी कार्य है उसके विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए जितना भी कार्य है और उसका विकास करने के लिए जितने भी कार्यक्रम थे उनको अपनाए गए, समावेश उसका किया गया। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना पर जिस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ऐसे कौन कौन से उद्देश्य है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि कागज उद्योग और औषधि उद्योग, मोटर ट्रैक्टर उद्योग, चमड़े की वस्तुएं, वस्त्र उद्योग, खाद्य पदार्थ प्रक्रिया उद्योग तथा शक्कर उद्योग, तेल उद्योग तथा रंग उद्योग। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना पर कौन कौन से उद्योग धंधों पर ध्यान रखा गया। तो ये हम देख सकते हैं कि कौन कौन से उद्योग धंधे जिस पर चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इन पर ध्यान केंद्रित किया गया। फिर उसके बाद 1970 में जब चौथी पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ 1969 से 1974 तक, उसी बीच 1970 के दशक में औद्योगिक अनुज्ञप्ति नीति, मतलब लाइसेंस, अनुज्ञप्ति का मतलब होता है लाइसेंस। तो इस तरीके से जो कि उद्योग धंधे थे ये सरकार तक ही सीमित ना होकर आम जनता तक पहुंचे, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1970 की औद्योगिक अनुज्ञप्ति नीति में किस प्रकार से उसका समावेश किया गया था। तो यहाँ पर 1970 की औद्योगिक अनुज्ञप्ति की नीति के अनुसार 5 करोड़ रुपयों से अधिक निवेश लगाने वाली सभी कारखानों पर तथा भारी उद्योग क्षेत्रों में लाना, मतलब बहुत बड़े बड़े कारखानों को उद्योग क्षेत्रों में लाने का निश्चय इस अनुज्ञप्ति नीति के अनुसार किया गया। उन्हें लाइसेंस दिया गया कि वो बड़े कल कारखाने शुरू कर सके और साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित न करते हुए भारी उद्योग में निवेश करने की स्वतंत्रता बड़े औद्योगिक संस्थानों और विदेशी कंपनियों को देना भी निश्चित किया गया। मतलब जो भी कल कारखाने हैं, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें सरकार या केंद्र के मतलब केंद्र बिंदु ना रहकर जो अन्य बड़ी कंपनियां हैं या जो संस्थान है जो इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, पैसे लगा सकती है, तो ऐसे लोगों को, ऐसी कंपनियों को भी स्वतंत्रता दी गई ताकि वो अपने जो भी कैपिटल है, जो भी पैसे है, वो इसमें इन्वेस्ट कर सके। फिर उसी के अनुसार, इस नीति के अनुसार ही 1972 के अंत तक सरकारी पंजीयन कार्यालय में लगभग 3,18,000 लघु उद्योग पंजीकृत किए गए। मतलब यहाँ पर इसी की जब यह कार्यक्रम शुरू किया उसके बाद से ही लगभग 3,18,000 लघु उद्योग, मतलब छोटे छोटे जो उद्योग थे उनका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण का अर्थ होता है रजिस्ट्रेशन, कराया गया। तो हम देख सकते हैं कि औद्योगिक जो क्रांति है, औद्योगिक विकास के लिए जो भारत ने कदम उठाया उसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। फिर हम देख सकते हैं कि जैसे हमने देखा कि अलग अलग जो उद्योग थे वो छोटे स्तर पे थे, परंतु अब हम देखेंगे कि किस तरीके से बड़े स्केल पर, बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे किस तरीके से चलाए गए। उसका पहला एग्जाम्पल है खनिज संसाधन, जिसमें बहुत ज्यादा लागत लगती है, निवेश लगता है, श्रम लगता है और निर्यात हेतु हमें भारत को बहुत फायदा भी होता है। तो खनिज संसाधन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों की सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन में किस तरीके से भारत ने अपना योगदान दिया है। खनिज, लोहे और पत्थर कोयले का औद्योगिक विकास में बड़ा योगदान रहा है। देश के औद्योगिक विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका है?
लौह और पत्थर का कोयला, इन दो खनिजों की उपलब्धता का ही बहुत बड़ा योगदान खनिज संसाधन में रहा है। हमारे देश में लोहा, मैग्नीज, कोयला, खनिज तेल आदि यह इसका पर्याप्त मात्रा में हमें भंडार हमने पाया गया है। इसी वजह से खनिज संसाधन का भी हम औद्योगिक विकास के लिए एक बोल सकते हैं हम अपना योगदान साबित कर चुका है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे वन उत्पादन, वन संसाधन, वन से ही हमें हर एक चीज प्राप्त होती है। जो भी जीवनावश्यक चीजें हैं, हवा हो गया या जीवन से जुड़ी हुई हर एक चीज हमें वन से प्राप्त होती है। वन संसाधन पर आधारित उद्योगों के लिए सरकार ने कुछ वन क्या किए हैं, आरक्षित रखे हैं। आरक्षित रखे हैं मतलब उसको वहां पर अन्य लोगों को जाना वर्जित है। वनों के रक्षण का कार्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार और साथ ही साथ वहां की जो स्थानीय लोग होते हैं वह भी करते हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि हमें वनों से क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, जैसे निर्माण कार्य, कागज, अखबारी कागज, रेशम, माचिस, औषधि, बहुत सारी वनस्पतियों से हमें औषधि भी प्राप्त होती है। शहद हो गया जिसका उपयोग भी अगर हम देखें तो सौंदर्य प्रसाधन के लिए या तो फिर औषधि उपयोग के लिए औषधि हेतु उसका उपयोग किया जाता है। सॉरी। रंग काम, उससे रंगों का उत्पादन किया जाता है वृक्षों से ही। साथ ही साथ माचिस बनाए जाते हैं, लाख का उपयोग किया जाता है, लाख से चूड़ियां बनाई जाती है या अन्य कांच की जो भी वस्तुएं होती है वो बनाई जाती है। तो हम देख सकते हैं कि इन सारी आवश्यक जो चीजें हैं उसको कौन प्रदान करता है, तो वन वन संसाधनों की वजह से ही कच्ची सामग्री मतलब कच्चे सामग्री का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। और इसके लिए इन सारे उद्योग के लिए वन ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। फिर हम देखेंगे मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग का मतलब क्या होता है कि मछली का उत्पादन। नदी, नहर, तालाब, सरोवर जैसे मीठे पानी और सागरी जल में मिलने वाली मछलियों से मत्स्य उत्पादन होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग जहाँ पे नदी या मीठे पानी हो गया, समुद्र हो गया, तो ऐसी जगहों से क्या होता है, मत्स्य उत्पादन किया जाता है, मछली का उत्पादन किया जाता है और साथ ही साथ उसे निर्यात भी किया जाता है। उसके लिए सरकार ने बहुत सारे कार्य भी किए हैं। तो इस जो ये जो व्यवसाय है इसको और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए जो पुराने बंदरगाह होते हैं उसको रिपेयर किया गया और नए नए बंदरगाहों का भी निर्माण किया गया, ताकि मत्स्य उत्पादन को या मत्स्य उद्योग को ज्यादा बढ़ावा मिल सके। और साथ ही साथ मत्स्य बीज केंद्र, मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण को भी केंद्र बिंदु बनाया गया, मतलब बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षण भी दिया गया और मछलियों के लिए जो बीज का उत्पादन होता है उसको भी बढ़ाया गया ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हो सके। फिर हम देखेंगे पर्यटन उद्योग। पर्यटन उद्योग मतलब आधे अगर हम देखेंगे तो पर्यटन से ही बहुत सारा फायदा भारत को होता है। और पिछले समय से मतलब पिछले कुछ सालों से भारत को बहुत ही ज्यादा पर्यटन में फायदा हो रहा है और साथ ही साथ भारत या पर्यटन में भी प्रमुख देशों में बनता जा रहा है, प्रमुख देशों में इसकी गिनती होती जा रही है। इसका कारण यह है कि भारत ने बहुत सारे विभिन्न स्थानों पर विभिन्न धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है, घूमने फिरने के बहुत सारे ऐसे जगह है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो ऐतिहासिक जगह है, ऐसी इनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है, जो कि एक बोल सकते हैं हम कि आकर्षण का केंद्र बिंदु बना है भारत। बहुत सारे सैलानी सैलानी या दूसरे देश से पर्यटक आते हैं हमारे देश में घूमने फिरने, देखने, हमारी संस्कृति को के बारे में जानने। तो इस तरीके से भारत को ये पर्यटन उद्योग से बहुत सारा पैसे या बहुत सारी मदद मिलती है ताकि वो अपने देश को और ज्यादा विकसित कर सके। तो भारत में हम जैसा कि हम देख सकते हैं चित्र में भी बहुत सारे घूमने फिरने की
चीजें हैं, बहुत सारी घूमने फिरने की जगह है जहाँ पर, जिसकी वजह से पर्यटन उद्योग को बहुत ज्यादा सहारा मिला है। तो यहाँ पर बहुत सारे राजमहल, किले, स्मारक, गुफाएं और ऐतिहासिक जगह है जिन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। साथ ही साथ पर्वत भी है, नदियां, नदियों के संगम है, वन है, उद्यान है, समुद्र तट है। तो ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य के प्रदेश भी हमारे भारत में स्थित है। तो ऐसे विभिन्न स्थानों की यात्रा के लिए और तरह तरह की सुविधाएं भारत सरकार और निजी व्यवसायियों द्वारा की गई है। इन कारणों से भारत यह उद्योग, पर्यटन उद्योग में भी बढ़ता जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि वर्ष भर में बहुत सारे पर्यटक हमारे देश में आते हैं, और इसी के साथ साथ उनकी यात्रा के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए और बहुत सारे चीजों के लिए भी सरकार मदद करती है, ताकि पर्यटन व्यवसाय को बहुत ज्यादा फोकस मिले या पर्यटन व्यवसाय में बहुत सारे लोग जुड़े। अब पर्यटन उद्योग से बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई भी सैलानी या कोई भी पर्यटक दूसरे देशों से अगर हमारे देश में आता है, तो उस वजह से भी बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं गाइड के रूप में जो होटल्स वाले होते हैं, रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं, तो वो रेस्टोरेंट या होटल व्यवसाय में भी लोग अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को समावेश कर सकते हैं। फिर सुख सुविधाएं, मतलब जाने आने की सुविधा हो गया, माल उठाने के लिए सामान उठाने वाले कूली हो गए, या तो फिर अगर हम कहीं जा रहे हैं तो फोटो खिंचाने के लिए, एक स्मरण के लिए, यादगार बनाने के लिए चित्र खिंचवाना या फोटो निकालने के लिए भी हम फोटोग्राफर का भी रोजगार मिल सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे व्यवसाय अगर हम देखेंगे, रोजगार हम देखेंगे, तो पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर, हाँ, अब ये हमने जाना कि किस तरीके से अलग अलग उद्योग धंधे है, व्यवसाय है, हमने पढ़ा जिसके बारे में, जैसे पर्यटन उद्योग पढ़ा, मत्स्य उद्योग पढ़ा, वन उत्पादन पढ़ा, साइकिल उत्पादन और अन्य बहुत सारे। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि भारत किस तरीके से आयात और निर्यात करता है। सबको पता है कि आयात का मतलब होता है जो भी चीजें हम अपने देश में मंगवाते हैं, और निर्यात का मतलब होता है जो हमारी चीज, हमारे देश में बहुत सारी चीजें बड़ी मात्रा में या बड़े पैमाने पे बनते हैं, उन्हें दूसरे देशों में भेजना, उसे निर्यात कहते हैं। जैसे यहाँ पे परिभाषा दिया गया है आयात का, अपने देश में ना तैयार होने वाली वस्तुओं दूसरे देशों से खरीदी जाती है, इसे आयात कहते हैं। अपने देश में तैयार होने वाली वस्तु है, दूसरे देशों को बेची जाती है, इसे निर्यात कहते हैं। हम उदाहरण में देख सकते हैं, चित्र में भी देख सकते हो बच्चों, कि उदाहरण के लिए यंत्र सामग्री, लोहा, खनिज तेल, औषधि, ये हम क्या करते हैं, दूसरे देशों से अपने देशों में मंगाते हैं। और चाय, कॉफी, मसाले, चमड़े के पदार्थ, सूती कपड़े, जूते, मोती, हीरे, ये हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो इस तरीके से ये जो आदान प्रदान है, आयात निर्यात है, ये बहुत बड़ी मात्रा में चलता है। और भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही विदेश में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्यात को बढ़ावा दिया गया है। भारत के निर्यात में बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैंने तुमको बताया कि बहुत सारी चीजों का समावेश है, जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे भारत में जो व्यापार चलता है, वो किस तरीके से है, इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है कि हमें दूसरे जो देश होते हैं वो विदेशी मुद्रा और ज्यादा हमें हमारे देश को उपयोग है, क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा होती है। तो इस तरीके से उस वजह से भी भारत क्या करता है, बहुत सारी चीजों का निर्यात करता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आंतरिक व्यापार जो अंतर्गत है, जो हमारे भारत में ही चलता है, उस तरीके से किस तरी से सॉरी किस तरीके से व्यापार चलता है, तो अपने देश की सीमा में चलने वाले व्यापार को आंतरिक व्यापार करते हैं। तो ये सिर्फ भारत में ही अलग अलग स्थानों पर चलाया जाता है। तो आंतरिक सीमा में जो भी व्यापार चलता है उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। यह व्यापार रेल मार्ग, जल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग से भी
चलता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुंबई, कोलकाता, कोचीन, चेन्नई ये प्रमुख बंदरगाह है जिसकी मदद से आंतरिक व्यापार को बहुत बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ आंतरिक व्यापार में कोयला, पटसन, कपास, सूती कपड़ा, चावल, गेहूं, लोहा, इस्पात, तिलहन, नमक, चीनी आदि वस्तुओं का समावेश इन व्यापार में होता है। देश के उद्योग धंधों में होने वाले विकास के कारण जीवन और रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है। रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त होते हैं, उपलब्ध होते हैं। संक्षेप में अगर हम कहें तो देश की प्रगति में बहुत ही ज्यादा योगदान मिलता है इन उद्योगों की वजह से, इन रोजगार प्राप्ति व्यापार की वजह से। अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीजों की वजह से हमारे देश में सुधार तो होता ही है, साथ ही साथ जो आम जनता है उनके रहन सहन में भी बहुत बड़ा बदलाव आता है। सबसे पहले इन उद्योग धंधे और व्यापार की मदद से रोजगार के बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जो विदेशी मुद्रा है वो भी हमें बड़े पैमाने पे मिलती है। साथ ही साथ लोगों का जो रहन सहन है वो भी अपडेट होते रहता है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल देश के प्रगति के साथ साथ आम जीवन के लोगों में भी इस उद्योग धंधे और व्यापार का बहुत बड़ा फर्क हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से उद्योग धंधे और व्यापार ये देश के साथ साथ आम जनता तक भी पहुंचता है एक रोजगार के दृष्टि से। तो यहाँ पर मैं अपना लेसन खत्म करती हूँ। तो ये लेसन खत्म हो गया बच्चों, अगला लेसन हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कुछ डाउट है तो बच्चों पूछो। मिस किसी के रेज हैंड नहीं है, आप लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए मिस। तो आज हमने बच्चों पढ़ा कि पर्यटन उद्योग और व्यापार में किस तरीके से बहुत सारे उद्योग धंधों का समावेश किया गया है, जैसे वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग और पटसन, वाहन, सीमेंट उद्योग। और उसी के साथ साथ सरकार ने किस तरीके से वन संसाधन तथा कृषि उद्योग में मदद की है, और सरकार की नीति द्वारा, मदद द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा किस तरीके से भारत यह आगे बढ़ते जा रहा है। और हमने साथ साथ देखा कि इन उद्योग धंधे और व्यापार की वजह से देश को किस तरीके से प्रगति मिलती है और आम जीवन को किस तरीके से उनका रहन सहन सुधरता है। थैंक यू।